हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल हमने 4.1 कर ली थी और आज हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने 3 आपके सामने लिख रखी है। पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक डिटरमिनेंट दिया 3 4। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2। अब ये तो हमारा डिटरमिनेंट है। अगर मैं इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूं तो आपके क्या आएगा? 2 1 3 4। ठीक है, ये आपके मतलब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है और यहां हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज लिख दिया। तो दोनों का जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो दोनों वैल्यू आपके 100% की आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो यहां यही लिख रखा है हमने, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू में फर्क पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना, मैट्रिक्स अलग चैप्टर है, डिटरमिनेंट अलग चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, दोनों हमेशा क्या होगी? सेम होगी। आप निकाल के देख भी सकते हैं। देखो, 4 इंटू 2 कितना आएगा? ये हमारे पास में 8 और ये 3 कितना आया हमारे पास? 5। यहां देखो, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3, ये कितना आया हमारे पास? 5। दोनों वैल्यू सेम आई, तो आप आसानी से देख सकते हो। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो आपके डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी, जैसे मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, देखो एग्जांपल देके समझाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने एग्जांपल दिया, ए कोई डिटरमिनेंट दे दिया 1 2 3 4 6 9 0 3 4। ठीक है, ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर, ठीक है, क्या होता है? इसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए, मैं इसमें क्या करता हूं, इसके अंदर कर रहा हूं मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाता हूं, R1 और R2 को आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज। ये इंटरचेंज का साइन होता है। R1 ने R2 की जगह ले ली, R2 ने R1 की। तो देखिए, मैं रो फर्स्ट और रो सेकंड को कर रहा हूं, आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो आपके नेक्स्ट क्या आएगा? 4 6 9 तो ऊपर आ जाएगा और 1 2 3 ऊपर आ जाएगा और 0 3 4 नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपके डिटरमिनेंट चेंज, क्या चेंज होगा? साइन। तो हमने पहले क्या था हमारे प्लस, तब क्या आ गया? माइनस। ठीक है, तो आप किन्हीं भी दो या किन्हीं भी दो, ध्यान रखना दोनों पास पास वाले होने चाहिए। या तो आप इन दोनों को आपस में चेंज करोगे या इन दोनों को चेंज करोगे, या इन दोनों को या इन दोनों को, पास पास वाले को चेंज कर सकते हो। तो किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम जो पास पास है उन्हें चेंज करने पर आपके पूरे डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपको देखना है दरअसल। मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा है, a इज इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 3 2 1। देखिए, आपको R1 इक्वल टू R3 दिख रहा होगा इसमें। तो हमने यह क्या पढ़ा? एनी टू रोज आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो समझ में आया तीनों प्रॉपर्टी आपको? तब देखिए, हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। आप इसको एक बार नोट कर लें।
तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो हमें दिख रहा है इसके अंदर दो रो सेम है, कौन कौन सी, R2 और R3 सेम है। जब दो रो सेम है तो 100% इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हो प्रॉपर्टी लिखते हुए कि दो R2 इज इक्वल टू R3 देन डिटरमिनेंट इज 0। बट हम इसको निकाल के बताते हैं आपको। देखिए सॉल्व, हमें पता है हम जो एक्सपांड है वो किसी की भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं ना। तो हम यहां किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कल हमने सीखा था कि जिस रो या कॉलम में 0 ज्यादा हो, तो अभी किसमें 0 ज्यादा है, R1 में, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, R1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम देखो करते हैं सबसे पहले 3 के लिए। तो 3 के रो और कॉलम को आप छोड़ दो, बचेगा क्या, ठीक है। फिर सेकंड वाले के लिए पता है माइनस आता है, इसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या। फिर हमें पता है थर्ड वाले के लिए क्या आता है, प्लस आता है, और इसके लिए आएगा 3 3 2 2। अब देखिए यहां पर 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस आता है। याद होगा आपको, कल वाले क्वेश्चन आपने घर पे जाके किए हो तो आप देखिए ये 3 इंटू 0, पीछे वाले 0, फाइनल आंसर क्या गया, 0। तो वैसे मैं पहले ही पता था कि अगर दो रो सेम है तो 100% क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दो रो सेम थी और हमने करके भी देख लिया। तो अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखो, a प्लस बी पी एक्स, सी प्लस डी क्यू आर, ई प्लस एफ आर जेड। आपको इसी कोई भी मैट्रिक्स दिख रही हो, जैसे कि मान लो इसकी कोई रो है हमारे पास में, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, जिसमें पहला एलिमेंट भी आपकी क्या है, 2 नंबर्स का एडिशन है, सेकंड भी 2 नंबर्स का, थर्ड भी 2 नंबर्स का। तो जब आपको ऐसा दिख रहा हो तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप जो एडिशन है इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए अलग बना सकते हो मैट्रिक्स, और सेकंड वाले के लिए क्या बना सकते हैं, हम अलग बना सकते हैं। बाकी नीचे वाला आपके क्या सेम रह जाएंगे, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक, तो आपके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ हो सकता है। तो किसी भी रो, तो हम देख लेते हैं किसकी बात हो रही है, हमारे R1 की। R1 का जो जितने भी एलिमेंट है सारे 2 एलिमेंट्स के एड की फॉर्म में लिख दे, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ। तो आप फर्स्ट एलिमेंट के अलग बना सकते हो, सेकंड एलिमेंट के लिए अलग बना सकते हो। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब हम एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर डिपेंडेड। ये एग्जांपल नंबर 10 आपकी बुक का। तो हम इसमें देखें एलएचएस को ले लेते हैं, ठीक है। आप पढ़ना इसको एक बार, इसको मैं यहां पर एलएचएस लिख देता हूं। आपको क्या करना है, एलएचएस जो लिखा है इसका आंसर क्या लाना है, इनको 0 लाना है, क्योंकि आरएचएस में 0 दे रखा है। अब हमें पता है, अब यहाँ R2 पर देखिए सब, R2 को देखिए सब, तो R2 को a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे वाले एलिमेंट के लिए अलग लाइन बना सकते हैं और पीछे वाले के लिए, ये तो हमने क्या किया, ए बी और सी के लिए बना लिया। अब बनाते हैं पीछे वाले एलिमेंट के लिए। तो यहां देखिए 2x 2y 2z, x y z। तो समझ में आया, ये कौन सी प्रॉपर्टी से किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। हमने आगे वाले एलिमेंट के लिए अलग मैट्रिक्स बना दी, पीछे वाले के लिए अलग बना दी, ठीक है। अब यहां पर एक बात का और हमें ध्यान रखना है, ये आपके प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन हमारा काम की बात है इसमें। देखो इसके अंदर तो आपको R1 और R2 क्या दिख रहा है, इक्वल, तो आगे वाला तो क्या हो गया आपके 0, ठीक है। अब मैं यहां पर एक बात लिखता हूं, आप उसको नोट कर लेना। तो देखिए आप किसी भी मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करते हो, मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हो, इस 3 का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट है सबसे कर लेते हो।
तो हम देखो यहाँ पहले एलिमेंट से करते मल्टीप्लाई, तो कितना होगा आपके 9 3 12, यही करते ना आप। लेकिन ये क्या था, मैट्रिक्स था, अभी मैट्रिक्स थोड़ी चल रहा है, अभी चल रहा है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे हम, ये सीखते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट में करना होता है यही हमें, सेम इसको डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी और उसको नोट कर लेना। देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर आपको अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना हो तो स्केलर का मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो से होगा या किसी एक कॉलम से होगा, सबसे नहीं होगा, या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। तो देखिए या तो 3 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इन तीनों से करोगे, या इन तीनों से, या इन तीनों से, या इन तीनों से, इन तीनों से, या इन तीनों से। ठीक है, तो मतलब हमको करने के कितने तरीके हमारे पास में, 6 तरीके। ठीक है, 3 कॉलम 3 रो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं करके बता देता हूं। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई इससे कर लिया, तो बाकी से नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किससे किया, R1 से। तो ये होता है डिटरमिनेंट के अंदर कि आपको अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो या तो मल्टीप्लाई R1 से होगा, या R2 से होगा, या R3 से होगा, C1 से होगा, C2 से होगा, C3 से होगा, किसी भी सिर्फ एक से। तो हमने देखो एक से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इसी का रिवर्स चलता है। इसी का रिवर्स क्या चलता है मैं यहां बताता हूं। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 9 3 12, यहां लिख दिया 7 9 3 0 3 1। अगर आपके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, ठीक है, सिर्फ किसी भी एक में अगर आपके कुछ कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो बाहर कॉमन आ सकता है। तो आप देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 और इसमें 3 कॉमन, तो वो जो 3 होगा वो कहां आ सकता है, बाहर। तो यहां क्या बचेगा 3 1 4, बाकी 7 9 3 0 3। ठीक है, जो ऊपर सीखा वो उल्टा सीखा है हमने, तो दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको कॉमन लेना है तो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही ले सकते हो, और मल्टीप्लाई करना है तो भी किसी एक रो या कॉलम में कर सकते हो। तो आपको दोनों बातों को ध्यान से समझना है। आप देखिए इस रो में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और हमें पता है किसी भी एक पूरी रो में अगर 2 कॉमन है तो वो 2 का बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा लिख देंगे क्या इसको, ठीक दिख रहा है ना आपको। तो यहां देखो A, यहां B, यहां C, यहां X Y Z, X Y Z। आपको दिख रहा होगा इस मैट्रिक्स में ये दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + 0 = 0। हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ। 0 चाहिए था, RHS आ गया 0। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान से पढ़नी है, तो इसको नोट करें एक बार आप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए है, तो आप देखिए हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ऑपरेशन से इनवर्स निकालना हमने सीखा था। तो उसके अंदर जो हम ऑपरेशन लगा रहे थे वही ऑपरेशन यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो हम ऑपरेशन लगा रहे थे वो अगर किसी क्वेश्चन में आप अगर रो में ऑपरेशन लगा रहे हो तो सारे ऑपरेशन रो में लगाने पड़ते हैं, अगर वहां कॉलम में लगा रहे तो सारा ऑपरेशन क्या लगाने पड़ते हैं, कॉलम में लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां क्या होता है कि आपकी इच्छा हो तो आप रो में लगा सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कॉलम में लगा सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलता है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये डिटरमिनेंट में होता है। तो अब देखिए यहां क्या होता है, आप जिस रो में लगा रहे हो, मान लो कि यहां हम किस में लगा रहे हैं, R1 में, तो आपको आगे भी क्या लिखना, 100% R1 लिखना है। पीछे आपकी इच्छा हो प्लस या माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलेगा। और यहाँ के कुछ भी हो सकता है 3 × 2, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, मान लो R2। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, 3 है 4 है 5 है, कौन सी है और कौन सी रो में लगा रहे हो। जो लगा रहे हो वो तो आगे आगे, और जिससे माइनस या प्लस करना है वो पीछे। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशन हम वहां बनाना सीखे, तो वैसे ये लगभग, तो हम इसको क्वेश्चन करेंगे उसी के साथ सीखेंगे। तो आप देखिए जितने भी प्रॉपर्टीज है सारी हमने समझ ली। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में ये प्रॉपर्टीज हमारा बहुत यूज आएगी। तो आपको इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से सीखना है। तो हम एक बार और इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो देखिए अब हम सारी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो एक बार और आप देखना, आपके अच्छे से हो जाएगा सारा।
आपके किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने। दूसरा हमने पढ़ा कि दो पास पास वाली लाइन होनी चाहिए, दोनों लाइन पास पास होनी चाहिए, है ना। जैसे कि देखो R1 और R2 आपके पास पास है ना, अगर आप किन्हीं पास पास वाली लाइन को आपस में इंटरचेंज करते हो तो आपके क्या होगा, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, हमारे पास पास होनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां बताता हूं आपको, इधर देखो आप, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 3 1 6 1 5 2 3 2 1। मैं यहां पर R1 और R3 को चेंज करने कभी आप सोच लो क्या मैं इसको और इसको चेंज करूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा दो पास वाली लाइन को चेंज करना है। जैसे कि आप R1 और R2 को आपस में चेंज कर सकते हो, या R2 और R3 को कर सकते हो, या C1 C2 कर सकते हो, या C2 C3 कर सकते हो। दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए। ठीक है, आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे, आपने सोचा कि मैं C कॉलम को चेंज करके बताऊं, तो देखो मैं कॉलम को चेंज करके बताता हूं। ठीक है, मैंने ये देखा कि मैं C1 और C2 को C3 को चेंज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो पास पास नहीं है। ठीक है, जो आपस में जगह बदलेंगे वो दोनों क्या होना चाहिए, पास पास होने चाहिए। तो हम क्या करें कि इसको और इसको चेंज करते हैं। तो जैसे हमने किन्हीं भी दो कॉलम को चेंज करेंगे जो एक दूसरे के पास पास है, तो आपके क्या होगा, डिटरमिनेंट का जो भी साइन हो प्लस हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे साइन माइनस हो जाता है, हम ये कह रहे हैं कि साइन चेंज हो जाता है। इस बात पर भी ध्यान रखना, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी आप क्या हो गई थी, तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये सीखी कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो, ध्यान रखना, या तो रो सेम होने चाहिए या कॉलम सेम होने चाहिए। तो आप मुझे इसमें बताइए, ये और ये सेम है क्या, तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देन देखिए हमने एक बात और सीखी इसमें कि किसी भी एलिमेंट का अगर मल्टीप्लाई आपको डिटरमिनेंट से करना हो तो उसका मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। तो आप देखिए k का मल्टीप्लाई किससे होगा, या तो इन तीनों से, या इन तीनों से, या इन तीनों से। 3 पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है, या इन तीनों से, या इन तीनों से, या इन तीनों से। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, जिसे मैंने मल्टीप्लाई k का किससे कर दिया, R2 से कर दिया। किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं करना है ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा हो जिससे कर सकते हो, लेकिन सिर्फ किसी भी एक से। देन ये तो अभी सीखा हमने कि यहां देखो इस एलिमेंट को दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिख रहा है, इनको भी 2 एलिमेंट की सम की फॉर्म में, 2 एलिमेंट के सम की फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो पहले पहले आ रहे हैं एलिमेंट उनके लिए डिटरमिनेंट अलग बना सकते हैं। देखो पहले क्या आ रहा, ए सी ई, तो जो पहले पहले आ रहे हैं उनके लिए डिटरमिनेंट अलग, और जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं उनके लिए डिटरमिनेंट आप क्या कर सकते हो, अलग बना सकते हो। तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, बी डी एफ, बी डी, और लास्ट ऑपरेशंस वो तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, मेन तो यही है ऑपरेशन लगाना, तो ये भी हम सीख जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज आपको आ चुकी होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो हम अब 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां लिखा है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, और हमें इक्वल में क्या लाना है, 0 लाना है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको प्रूव करना है। ऐसा लिख रखा है, ऐसा नहीं लिख रखा है कि सिर्फ प्रूव। अगर ऐसा लिख रखा होता है कि इसको ओनली प्रूव करो तो आप क्या कर सकते, तो इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कर लेते हैं, जैसे कि R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में। लेकिन यह लिख रखा है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इसको प्रूव करना है। तो देखो हम करते हैं प्रॉपर्टी का यूज। उससे पहले हम क्या लेते हैं, यहां पर LHS लेते हैं। देखो हमने यह प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाए जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो। ऐसा नहीं हो कोई आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो और पता चले कि क्वेश्चन होने की जगह और होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो भी चली गई, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमारे सामने बहुत सारी है, आपको कौन सी लगानी है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम
देखते हैं। हमने देखा कि C3 का जो एलिमेंट है, C3 के जो एलिमेंट है वो दो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? ऐसा लिख सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट के लिए बना दी एक, और एक सेकंड एलिमेंट के लिए बना दी। तो आप देखिए इसमें क्या है, C1 और C3 सेम है, इट मींस इसकी वैल्यू 0। इसमें C2 और C3 सेम है तो इसकी वैल्यू 0, और 0 का 0 क्या होता है? 0 होता है। तो समझ में आया बच्चों? तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें देख के पता लगाना था कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, देखो मैं इसको आपको एक तरीके से और बताता हूं। तो देखिए हमने वापस से एलएचएस ले लिए। अब हम देखो इसके अंदर ये वाली एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने अभी आपको इस तरीके से समझाया था, CI प्लस माइनस के CJ। मतलब आप जिस कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी लगा रहे हो वो तो आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है, और उसी को यहां लिखना है। बीच में या तो प्लस या माइनस, आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहां पर सीजे लिख सकते हो। तो देखो हमने प्रॉपर्टी किस में लगाई, 1 में। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस किया। के की जगह हमारे पास क्या है, 1, और सीजे कितना है हमारे पास में, 2। तो प्रॉपर्टी बन तो सकती है आसानी से, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो बन गई। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने बना ली, तो इसको लगाना सीखते हैं। तो देखो लगाए कैसे, इसको और इसको ऐड करना है, 1 और 2 को। तो इन दोनों को ऐड करने पर ये y प्लस बी जेड प्लस सी, हमारे जो ओनली चेंजेस है वो कहां पर है, C1 में। इसका मतलब C2 सेम रहेगा और C3 भी क्या रहेगा हमारे पास में, सेम रहेगा। अब हमने इसको सेम रख दिया। अब आप देखो ये वाला जो कॉलम है इस वाले कॉलम के इक्वल है, और जब हमने देखा है कि 2 कॉलम या 2 रो सेम हो तो आंसर क्या आएगा, 0। LHS इक्वल टू, तो एक ही क्वेश्चन करने के हमारे पास दो तरीके हो गए, और दोनों तरीकों में हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर आना इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज सही से लगाना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 के एलएचएस में आपके सामने लिख दिए। आप देखिए इसका जो आरएचएस है वो 0 है। मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है आपके सामने, ओनली एलएचएस लिख दिए, लेकिन इसका आरएचएस मैं बता देता हूं, 0 आएगा, मतलब इसका आंसर हमें 0 लाना है। तो आप देखिए अगर मैं R1, R2 और R3 को ऐड करता हूं, एक बार देखना भी कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं। तो आप देखिए A से माइनस A क्या हो जाएगा, 0, B से माइनस B क्या हो जाएगा, 0, C से C क्या हो जाएगा आपके, 0। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो रहा है। तो अब देखिए मैं ऐसा लगा दूं क्या प्रॉपर्टी, हमें पता है कि जिसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो इस जगह रखना पड़ता है। बाकी पीछे आप बचे हुए लिख सकते हो, ऐसा तो लिख सकता हूं, ये ध्यान रखना आप थर्ड वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से बना देते हैं हम। ठीक, RI प्लस के RJ, ये तो सीखा। यहां पर के के बाद एक और कुछ भी रेमला लिख देते हैं, और R, मतलब ऐसा होता है कि आप जिस रो में लगा रहे हो उसको आगे बची हुई जितनी रो है सारों को आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, ऐसा किया। तो हम देखो इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, तो इन तीनों को ऐड करने पर अभी देखा 0 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करते हैं, माइनस से C कट जाएगा, A से A, B से B, ये भी 0। यहां देखो A, C, B, ये भी 0। तो हमने प्रॉपर्टी कहीं में लगाई थी, R1 में लगाई थी। तो ये हमने प्रॉपर्टी किस में लगाई थी, R1 में लगाई थी। तो इसका मतलब R2 और R3 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो आपके फाइनली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप देखिए यहां पर R1 0 है तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। LHS इक्वल टू RHS।
ठीक है, आपके क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टीज बनाना आनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज लगानी है, किस तरीके से ऑपरेशन बनाने हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और 4.2 के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आएगा। तो जो आज हमने सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से डिस्कस करी है, तो आप एक बार प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ें और बाकी हम क्वेश्चंस कल करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं हम।